हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे जीव विज्ञान का सामान्य परिचय, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम जीव विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा को समझेंगे। इसमें हम खोज और इतिहास, जो कि इसके जनक अरस्तु हैं, इस प्रकार इसमें पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। जीव विज्ञान की शाखाएं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, इन्हें भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है जीवों का वर्गीकरण, जो कि कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया द्विनाम पद्धति द्वारा हम समझेंगे जीवों का वर्गीकरण। नेक्स्ट हम कुछ वैज्ञानिक नाम को समझेंगे, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, जिन्हें 5 जगतों में विभाजित किया गया है। इन 5 जगतों को हम बारीकी से पढ़ेंगे और इसका फिगर से हम पढ़ेंगे, क्योंकि फिगर से पढ़ने में अधिकतर समझ में आता है, तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम समझेंगे जीव विज्ञान का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी प्रकार के सजीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्टडी की जाती है। सजीव वो होते हैं जो गति कर सकते हैं, जिनमें जीवन होता है, उन्हें हम सजीव कहते हैं। इस प्रकार के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क, जो कि फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, नेक्स्ट ट्रेविनियस, जो कि जर्मन के साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द, जिसे हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, का प्रयोग किया था। इसमें हम समझेंगे जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जीव विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, इसे बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी करना या अध्ययन करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का अध्ययन करना, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लोगोस, जिसे बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इस प्रकार जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अब हम समझेंगे जीव विज्ञान की खोज और इतिहास। इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम समझेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, जिनकी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया नाम की पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान शब्द दिया तो या लेमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा दिया गया था 1802 ईस्वी में। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अरस्तु ने जीव विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया। वो 2 शाखाएं क्या हैं? तो जीव विज्ञान, जिसे हम जंतु विज्ञान भी कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। तो इस प्रकार इसकी 2 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यानी कि जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी, जिसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं। इस प्रकार के जंतुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट वनस्पति विज्ञान, इसमें पादपों या पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के छोटे से बड़े पौधे आते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स जो पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं, उनका भी अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। जूलॉजी को हम इसकी परिभाषा को देखें तो जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल। इसे हम प्राणी विज्ञान भी कहते हैं। इसके जनक अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसके जो जनक हैं वो थियोफ्रैक्टस हैं। नेक्स्ट हम जीव विज्ञान की कुछ इंपॉर्टेंट शाखाओं के समझ लेते हैं, जो कि परीक्षाओं में अधिकतर पूछी जा चुकी हैं। नंबर फर्स्ट है जूलॉजी, जिसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं, इसमें सभी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बॉटनी कहते हैं, इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 है एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। जो मधुमक्खी होती हैं उन्हें हम किस प्रकार से पाल सकते हैं, उसका अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार नंबर 5 है विटीकल्चर, इसमें अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 6 है पीसीकल्चर, इसमें मत्स्य या मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। और लास्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है, इसमें फलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट हम समझेंगे जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इसमें हम देखेंगे। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को हम वर्गीकी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे टेक्सोनोमी कहते हैं। इसके जनक कैरोलस लिनियस हैं, यानी कि जो टेक्सोनोमी है उसके फादर हैं कैरोलस लिनियस, क्योंकि इनके द्वारा यह वर्गीकरण किया गया है। कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है। इनके द्वारा जो पद्धति दी गई है उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसकी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम है, जिसमें द्विनाम पद्धति का वर्णन भी किया गया है
और सिस्टेमा नेचुरी नाम की पुस्तक। इन दोनों पुस्तकों के लेखक केरोलस लीनियस हैं। केरोलस लीनियस ने 1753 ईस्वी में दीनाम पद्धति को प्रचलित किया, यानी कि इसका उत्पादन किया। दीनाम पद्धति के जनक केरोलस लीनियस हैं। दीनाम पद्धति क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। दीनाम पद्धति जीवधारियों के नामकरण की प्रणाली है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है। इसे प्रथम शब्द वंश होता है, जिसे हम इंग्लिश में जेनरिक नेम भी कह सकते हैं। दूसरा शब्द जाति यानी कि स्पीशीज लिखी जाती है। इसके पश्चात उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने उस प्रजाति की खोज की। इसमें हम मानव का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम किस प्रकार बनता है। इसे मानव को होमो कहते हैं, यानी मानव का जो वंश होता है उसे होमो कहते हैं, जबकि इसकी जाति सेपियंस है। तो इन दोनों नामों से मिलकर बना है होमो सेपियंस, जो कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। लास्ट में इसकी जो खोज करने वाले हैं वो लीनियस हैं, तो लास्ट में एल लगा होता है। एल एल का मतलब यहाँ पर रखा जाता है लीनियस। तो इस प्रकार हम जीवों के साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट है मानव, जिसका साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। इसमें एक बात ये मानने वाली है कि इसमें आप देख सकते हैं कि तिरछे शब्दों में लिखा गया है, क्योंकि हम लैटिन भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम वर्ड्स को तिरछी भाषा में या अंडरलाइन करके परीक्षाओं में लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 है मेढक। मेढक को राना ट्रिग्रीना साइंटिफिक नेम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 है बिल्ली। बिल्ली का साइंटिफिक नेम फेलिस डोमेस्टिका है। नेक्स्ट नंबर 4 कुत्ता, जिसका वैज्ञानिक कैनिस ल्यूपस फेमिलियर्स है। काव, काव का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। नेक्स्ट है नंबर 6 मक्खी, जिसे हम हाउस फ्लाई या घरेलू मक्खी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। नेक्स्ट नंबर 7 है आम, मैंगो, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। इसे हम मैंगो से याद कर सकते हैं, मैंगो से मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट नंबर 8 है धान। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा स्टाइवा है और गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रेटिकम एस्टिवम है। इसी प्रकार नंबर 10 है मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है। ये इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम है जो परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों को मुख्यतः 5 जगतों में विभाजित किया गया है। जगत है मोनेरा जगत, नेक्स्ट है पोस्टेस्टा जगत, थर्ड है कवक जगत, फोर्थ है जंतु जगत एंड फिफ्थ है पादप जगत। हम इसे डिटेल से समझ लेते हैं। मोनेरा जगत, इसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, अर्थात ये वो जीव होते हैं जो सर्वप्रथम पृथ्वी पर आए। इनसे पहले ना तो मानव था ना तो अन्य कोई बड़े जीव। सबसे पहले यही जीव आए जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते थे जो कि सर्वप्रथम पृथ्वी पर आए। इस प्रकार के जीवों में पोषण स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार से होता है। परपोषी उसे कहते हैं जब कोई भोजन के लिए कोई जीव दूसरे जीव पर निर्भर हो, तो इस प्रकार के पोषण को हम परपोषी कहते हैं या परपोषण कहते हैं। स्वपोषी, जो जीव स्वयं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना लेता है, तो इस प्रकार के भोजन को हम स्वपोषी कहते हैं, जो कि पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बना लेते हैं। इन जीवों में अलैंगिक जन्म पाया जाता है, यानी कि इसमें नर मादा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक ही सेल 2 सेल में विभाजित हो जाती है, यानी कि एक कोशिका 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जन्म कहते हैं। यह जनन जीवाणु और शैवाल में पाया जाता है। इनकी जो कोशिका होती है वह एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रेन एल्गी या नील हरी शैवाल कहते हैं, इसी श्रेणी के जीव हैं जिसे मोनेरा जगत में रखा गया है। नेक्स्ट प्रोटिस्टा जगत, यह भी मोनेरा जगत के बाद आने वाला जगत है। यह यूकेरियोटिक जीव है, यानी कि जिन जीवों में केंद्रक पाया जाता है, आप इसमें देख सकते हैं ये केंद्रक है। जिन जीवों में केंद्रक पाया जाता है उन्हें हम यूकेरियोटिक जीव कहते हैं। परंतु यह एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि यह भी एक कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं। जीव स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि जो प्रोटिस्टा जगत में जीव रखे गए हैं यह परपोषी और स्वपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। लैंगिक जनन उसे कहते हैं जब 2 नर और मादा दोनों द्वारा जो जनन होता है, संभोग प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो इस प्रकार के जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार का जनन इन दोनों में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, जो कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। इस प्रकार के प्राणी को हम अमीबा कहते हैं। पेरामीशियम और इग्लिना, ये पेरामीशियम है जिसे चपलाकार जंतु भी कहा जाता है,
और युगलीना, यह भी एक विशेष प्रकार का जीव है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बना लेता है। पेरामीशियम को स्लीपर जंतु या आकार जंतु कहा जाता है क्योंकि इसका आकार चप्पल जैसा होता है, इसीलिए इसे स्लीपर जंतु या चप्पल आकार का जंतु कहा जाता है। युगलीना को जंतुओं और पादपों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है क्योंकि यह एक जीव है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बना लेता है, इस कारण इसे पादप या पौधा भी कहा जाता है। तो इसे जंतु और पादप दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन होता बनाता है, इसीलिए इसे पादप भी कहा जाता है। जबकि यह जंतुओं की भांति गति करता है, इसलिए इसे जंतु माना जाता है। अमीबा में आकार बदलने की क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये अमीबा है, अनियमित आकार है जो कि हमेशा बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार की क्षमता को हम स्यूडोपोडिया नामक अंगों का उपयोग करके बनाता है। वैज्ञानिक नाम इसके समझ लेते हैं। अमीबा का वैज्ञानिक अमीबा प्रोटियस होता है। पेरामीशियम का वैज्ञानिक पेरामीशियम एरोलिया होता है, जबकि युगलीना का वैज्ञानिक युगलीना ग्रेसिलिस होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे नंबर 3 पर कवक जगत। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जगत है। यह एक प्रकार का यूकेरियोटिक जीव होता है, यानी कि इसे हम पौधा भी कहते हैं, जबकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। यह इष्ट को छोड़कर सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि जो इष्ट होता है वो एक कोशिकीय होता है और बाकी कवक की प्रजातियां बहुकोशिकीय होती हैं। यह सभी जीवों में पोषण परपोषी के रूप में होता है। इनके सभी जीवों में जो पोषण होता है ये परपोषी के रूप में होता है क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। पादप होते हैं परंतु इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इस कारण इसे हम अप्रकाश संश्लेषीय जीव भी कहते हैं, जैसे कि इष्ट, मशरूम, कुकुरमुत्ता, धरती के फूल इत्यादि कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है प्लांटी या पादप। इसमें वह जीव आते हैं जो गति नहीं कर सकते हैं, अर्थात यह जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं। यह यूकेरियोटिक जीव होते हैं, यानी कि जो बड़े आकार के जीव होते हैं उन्हें हम यूकेरियोटिक जीव भी कह सकते हैं, जिनमें केंद्रक पाया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों को हम यूकेरियोटिक जीव समझ सकते हैं। यह छोटे से लेकर बहुत बड़े पाए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों को पादप कहते हैं क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यह स्वयं भोजन बना लेते हैं, इसीलिए इसे स्वपोषी भी कहते हैं। इस प्रकार के जीवों में लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। इसमें फूलदार पौधे, शैवाल, फर्न और बड़े पेड़ पौधे भी आते हैं। इसे आप इस फिगर से समझ सकते हैं। ये फूलदार पौधे हैं, ये कुछ शैवाल हैं और ये बहुशाखीय पौधा है। नेक्स्ट जंतु जगत, जिसे नंबर 5 में रखा गया है। जंतु जगत यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जगत है क्योंकि इसमें हम मनुष्य भी आते हैं। यह यूकेरियोटिक जीव है जिसमें सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। यह बहुकोशिकीय जीव होता है, यानी कि ये सारे जीव हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इसमें मिलियंस नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। ये बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। यह जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसीलिए इसे हम परपोषी जीव भी कहते हैं। इन जीवों की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार के जीवों में केवल लैंगिक जनन होता है, यानी कि जो आप जंतु जगत देख सकते हैं इसमें जो जीव होते हैं वो नर मादा के रूप में पाए जाते हैं जो कि आपस में संभोग करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लैंगिक जन्म कहते हैं, अर्थात इस प्रजनन के लिए 2 जीवों की आवश्यकता होती है, नर व मादा। जैसे कि मनुष्य, जानवर, कीट, मत्स्य यानी कि मछली आदि इस श्रेणी के जंतु हैं। नेक्स्ट हम जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन समझ लेते हैं। नंबर 1 है जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किन 2 शब्दों से मिलकर हुई है? तो ये सेकेंड नंबर है ऑप्शन बायो प्लस लोगोस, बायोलॉजी से हुई है। बायोस का अर्थ होता है जीवन, जबकि लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 2 है जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 3, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान, ये इसके मुख्य भाग हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो यह अरस्तु को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर 4 है किसे आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? इसके जनक को हम डार्विन कहते हैं। ए ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर 5 है जीव विज्ञान में प्रयोग होने वाला लोगोस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है नंबर 6 जीव विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीव विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है जीवधारियों का अध्ययन करना।
नेक्स्ट नंबर 7 है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक हैं, तो यह कैरोलस लीनियस हैं। इसका सी ऑप्शन इस राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर 8 है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इस डार्विन है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर 9 है कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका अंदर साइटोलॉजी का अंतर्गत किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन का सही उत्तर है। नेक्स्ट नंबर 10 अनुवांशिकी जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं के जनक कौन है, तो यह मेंडल है। बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर 11 वर्गीकरण का जनक यानी कि टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है, तो यह कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। सी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर 12 वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, तो यह उपरोक्त है। ए ऑप्शन जीवों की पहचान करना, बी ऑप्शन जीवों का अध्ययन करना, सी ऑप्शन जीवों को समूह में बांटना, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन राइट हैं, इनकी इसका अध्ययन करने के मेन उद्देश्य हैं। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।